Hi Uday, how are you doing? बिल्कुल बढ़िया कविता, आप कैसे हैं? I'm good. You have water around you, right? पानी चाय है आपके पास ना? I have what? Sorry? Water around you? Water? Yeah. Yeah, why? What happened? Okay, नहीं, थोड़ा सा एकदम एनर्जी के साथ हम बात करेंगे बिकॉज ये आप बैंगलोर से बैठ रहे हैं ना, तो शायद जीएसटी पर सरकार की मुश्किलें बढ़ी। एफएम के साथ बैठक में ज्यादातर राज्यों ने दोहरे नियंत्रण पर जताया एतराज। खराब नतीजों ने बाजार का बिगाड़ा मूड। निफ्टी 8,600 के नीचे फिसला। फार्मा, ऑटो, बैंकिंग शेयरों में बिकवाली रही हावी। अनुमान से बेहतर रहे जून तिमाही में मारुति सुजुकी के नतीजे। मुनाफे में 23% की बढ़ोतरी, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज का मुनाफा रहा अनुमान से कमजोर। शेयर करीब 5% रिटर्न। फ्लिपकार्ट की सब्सिडियरी मिंत्रा ने जबोंग को खरीदा। मिंत्रा ने सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में 2020 तक 5 करोड़ ग्राहकों को बनाने का जताया भरोसा। रियो ओलंपिक में भारत की उम्मीदों को एक और झटका। नर्सिंग के बाद डोप के शिकंजे में शॉटपुट खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत ने भी लगाया साजिश का आरोप। जिंदगी एक सुहाना सफर है, लेकिन हकीकत में कई इस सफर में मुश्किलों के भंवर में फंस जाते हैं। अच्छी भली चलती जिंदगी की गाड़ी अचानक किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ फंसती है। अचानक आ पड़ने वाली मुसीबत से बचने के लिए अगर आपने पहले से कोई तैयारी नहीं की है तो शायद ये परेशानी आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। लेकिन क्रिटिकल बीमारी में कौन सा इंश्योरेंस आपको बचा सकता है और किस तरह की मेडिकल पॉलिसी आपकी सेहत को दुरुस्त रख सकती है, ये जानना बेहद जरूरी है और इसी पर आज हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल, लेकिन पहले देखते हैं क्या है खास आज के शो में। गंभीर बीमारियों के लिए इंश्योरेंस क्यों है जरूरी? क्या है क्रिटिकल इलनेस कवर के फायदे? इंश्योरेंस फॉर्म में लिखा गलत नाम, क्या क्लेम सेटलमेंट में होगी दिक्कत? तो इन तमाम मुद्दों पे होगा आज हमारा फोकस और आज योर मनी में आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है ओए पैसा के उदय धूत। उदय, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज हमारा फोकस होगा क्रिटिकल इलनेस यानी गंभीर बीमारियों पर। अक्सर हम आपको कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर्याप्त है? क्या जो भी आपने सम एश्योर्ड लिया हुआ है उससे इस गंभीर बीमारी का खर्चा निकल जाएगा? इस पर हम करेंगे आज फोकस और बताएंगे आपको कि कौन सी जरूरी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज हैं जो आपको लेकर रखनी चाहिए। उदय, पहला सवाल तो यही है, लोगों में ये धारणाएं हैं, ये माइंडसेट है कि अगर हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है तो हम तमाम बीमारियों से कवर्ड हैं, जो भी खर्चा होगा वो इसमें से निकल जाएगा। क्या अंतर है एक नॉर्मल हेल्थ पॉलिसी में और एक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में? देखिए, सबसे बड़ा जो अंतर है कि ये दोनों अलग तरह की पॉलिसीज हैं जो अलग अलग जरूरतों को कवर करती है। अब आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या मेडिक्लेम जो हम बोलेंगे उसको समझेंगे तो क्या है, उसमें ये होता है कि अगर हम कोई तरह के हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जा रहे हैं तो वो हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा है वो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। अब हम जैसे कि बात कर रहे हैं गंभीर बीमारियों के बारे में। अब समझ लीजिए किसी को गंभीर बीमारी होती है, जैसे हमारे वर्ल्ड कप के बाद में युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, तो लगभग 1.5-2 साल तक वो क्रिकेट नहीं खेल पाए थे। तो अब ये गंभीर बीमारी का ऐसा होता है कि एक तो खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, दूसरी चीज ये होती है कि आप कमाई भी नहीं कर पाते हैं काफी समय तक, क्योंकि आपको उस बीमारी से निकलने में समय लगता है। तो मैं जो समझता हूं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस और ये क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी दोनों की जरूरत है। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी को आप इस हिसाब से सोचें कि समझ लीजिए मेरी सालाना इनकम अगर 10 लाख रुपए की है तो मेरे पास कम से कम 15 लाख रुपए की क्रिटिकल इलनेस या 20 लाख रुपए की क्रिटिकल इलनेस होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि समझ लीजिए मुझे कोई गंभीर बीमारी अगर हो जाए तो
अब हो सकता है कि मैं 12 महीने काम नहीं कर पाऊं, बट 12 महीने मुझे EMI पेमेंट, मुझे घर का खर्चा, वो सब तो फिर भी चलाना ही पड़ेगा। तो उस समय मुझे क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी से एक जो है लमसम अमाउंट मिल जाता है, ताकि जो एक लॉस ऑफ इनकम जो मेरी हुई है, जो मेरा कमाई नहीं हो रही है आने वाले 12 महीने तक, उसकी भरपाई हो जाए। साथ ही में जो मेरे मेडिकल खर्चे हैं, जो मेरे हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे हैं, जो मेरी दवाइयों के खर्चे हैं, वो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। दोनों अलग अलग चीजों का ध्यान रखती है, सच, और हमें दोनों की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन को हम और क्लियर करते हैं। आपने कहा कि दोनों तरह की पॉलिसी हमारे पास होना जरूरी है, दोनों का कवर कितना होना चाहिए, और साथ ही क्रिटिकल बीमारियों में कौन कौन सी बीमारियां कवर होती हैं उदय, जिनके लिए मुझे ये पॉलिसी लेनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि आजकल जैसे कि हार्ट के लिए, दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए अलग पॉलिसी मिल जाती है, कैंसर स्पेशल बीमारियों के लिए भी आपको बीमा मिल जाता है। तो ऐसे में कितनी पॉलिसियां मैं इकट्ठी करूं? देखिए, अब ऐसा है कि ये जो सबसे पहली जो बात आपने कही कि वो हेल्थ इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस में जो कवरेज, जो बीमारियों का जो कवरेज है, अब ये क्रिटिकल इलनेस जो एक पॉलिसीज हैं, ये नई पॉलिसीज आ रही हैं। तो अभी जैसे कुछ कंपनीज हैं वो 10 इलनेसेस को कवर करती हैं, कुछ कंपनीज है वो 20 इलनेसेस को कवर कर रही हैं, और अभी तक ये प्रोडक्ट जो है बहुत स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ है मार्केट में। तो थोड़ा स्टैंडर्डाइज होने में इसे समय लगेगा। अब अगर आप क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ले रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, कम से कम आप इस हिसाब से सम एश्योर्ड लें कि आपका 1.5 साल से 2 साल तक की आपकी इनकम कवर हो। अगर मेरी सालाना इनकम 5 लाख रुपए की है तो कम से कम मेरे पास में 10 से 15 लाख रुपए का एक क्रिटिकल इलनेस कवर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस है लॉस ऑफ इनकम पर, कि अगर मैं 1 साल तक नहीं कमाऊं तो मेरा कितना नुकसान हुआ वो मुझे कहीं से भरपाई मिल जाए। बाकी बात रही कि हेल्थ इंश्योरेंस का हमें कितना कवर लेना चाहिए। अब देखिए कि हम जानते ही हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का कॉस्ट लगभग 10 से 15% सालाना बढ़ रहा है। तो आज के डेट में मेरे ख्याल से एक मिनिमम 3 से 5 लाख का कवर, 5 लाख का कवर तो लोगों के पास होना ही चाहिए। बहुत लोगों के पास में कंपनी का कवर ऑलरेडी रहता है जहां वो काम कर रहे हैं, बट उसके अलावा उनके पास में एटलीस्ट 2 से 3 लाख रुपए का एक एक्स्ट्रा कवर, तो मिनिमम एक 5 लाख का एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर एक इंडिविजुअल का होना चाहिए। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि टर्म प्लान के साथ भी हमें कई तरह के राइडर्स मिलते हैं, जिसमें क्रिटिकल इलनेस के राइडर्स भी होते हैं। क्या ये राइडर लेने में समझदारी है, या आपको लगता है कि एक पूरी फीचर पैक पॉलिसी आपके पास हो तो आप बेहतर तरीके से कवर्ड रहेंगे? मेरे ख्याल से एक फीचर पैक पॉलिसी बहुत बेहतर रहेगी। राइडर अगर मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, बट एक क्रिटिकल इलनेस की अलग से पॉलिसी हो तो आपके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है राइडर के साथ साथ हो सकता है आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बंद नहीं होगी, बट मेरे ख्याल से एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अलग से लेना ही बेहतर रहेगा। उदय, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए अगर मुझे क्रिटिकल इलनेस, गंभीर बीमारियों से जुड़ी हुई कोई पॉलिसी लेनी है, तो यहाँ पर सिलेक्शन कैसे हो, कौन कौन सी होगी, आपकी सजेशन? अब देखिए, इसमें कई चीजें देखनी चाहिए। एक तो कि कौन सी इलनेसेस कवर्ड है, और यहाँ मान के चलिए कि अभी मतलब जिस हिसाब से ये पॉलिसी की वर्डिंग्स आती हैं कि बहुत बार डॉक्टर लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी इलनेस कवर्ड है, कौन सी नहीं कवर्ड है, तो वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। बट मैं लोगों को कहूंगा कि आप कवर ले लें, मतलब बहुत ज्यादा क्लैरिटी चाहेंगे और कवर ही नहीं लेंगे, इससे अच्छा बेटर रहेगा। तो पहले देखिए कि कौन सी इलनेसेस कवर्ड है। कई पॉलिसीज में एक सर्वाइवल पीरियड का क्लॉज रहता है कि जिस समय से आपको क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हुआ, यू हैव टू सर्वाइव, आपको एक मिनिमम पीरियड सर्वाइव करना पड़ता है, 30 दिन का या 90 दिन का। तो वो एक सर्वाइवल पीरियड आपको चेक करना जरूरी है। कहीं पर इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है कि फर्स्ट 3 महीने के लिए कोई भी पॉलिसी, कोई भी बीमारी कवर नहीं रहेगी, या फर्स्ट 90 डेज या फर्स्ट 60 डेज, तो वो इनिशियल वेटिंग पीरियड देखें। कुछ कंपनीज एक्चुअली प्री एग्जिस्टिंग को कवर करती है, कुछ प्री एग्जिस्टिंग को कवर नहीं करती है। कभी भी कुछ प्री एग्जिस्टिंग को कवर करती है 3-4 साल के बाद में। तो ये 4-5 फैक्टर को आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी सही रहेगी। उसके अलावा ऑब्वियसली प्रीमियम देखिए और क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखिए कि आप कौन सी कंपनी से बात कर रहे हैं। कुछ कवर जो आप देख सकते हैं वो है अपोलो म्यूनिक का एक ऑप्टिमा वाइटल करके कवर है, बजाज अलियंस का क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है। अगर कोई स्पेसिफिकली कैंसर के लिए देख रहे हैं तो HDFC का एक कैंसर केयर प्रोडक्ट है जो कि काफी अच्छा है, HDFC लाइफ का। तो इन पॉलिसीज की तरफ आप देख सकते हैं। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज यहाँ पर हो, प्री एग्जिस्टिंग इलनेस यहाँ पर हो उदय, तो क्या मेरा प्रीमियम मुझ पर भारी पड़ेगा जेब पर?
हो सकता है, और हो सकता है कि एक्चुअली आपको उसका कवरेज मिले भी नहीं, मतलब दोनों चीज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अंडरराइटिंग होती है कविता जी। तो आप जब अपना एप्लीकेशन डालेंगे और समझ लीजिए किसी को ऑलरेडी कोई एक बीमारी थी और अब वो जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कंपनी उस कवर को ले ही ना, रिजेक्ट भी कर सकती है। वो जरूरी नहीं है कि आपको कवर मिलेगा। आपकी सीवियरिटी, बीमारी की सीवियरिटी आप कितना तो ऐसे में ये बताइए मुझे कि क्या मेरा हेल्थ इंश्योरेंस पर्याप्त होगा? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको डेफिनेटली रखना ही चाहिए, कम से कम 5 लाख रुपए का, वो तो आपके लिए जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस कब काम आएगा? जब मैं हॉस्पिटल में गया, मेरा हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस हुआ, तो उस एक्सपेंस को हेल्थ इंश्योरेंस मेरा या मेडिक्लेम इंश्योरेंस कवर करेगा। बट जब क्रिटिकल इलनेस हो जाता है तो हो सकता है कि मैं 6 महीने तक काम ही नहीं कर पाऊं, और उस समय मुझे अपने खर्चे फिर भी चलाने हैं, तो मुझे एक लमसम पेमेंट भी चाहिए ताकि मैं अपने खर्चों को संभाल सकूं। तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस दोनों की जरूरत है, और दोनों होना काफी जरूरी है। आपको बताते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि गंभीर बीमारियों कैटेगरी में आते हैं और कितना इन पर खर्च होता है। किडनी की बीमारी के लिए लगभग 4 लाख रुपए यहाँ पर खर्च होते हैं, और अगर हम आगे देखें तो दिल की बीमारी के लिए लगभग 3.5 से 5 लाख रुपए का खर्च आता है अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जाए। फेफड़ों की बीमारी के लिए 20 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं। कैंसर देखिए 10 लाख रुपए यहाँ पर खर्च होते हैं। इसके आगे लिवर की बीमारी के लिए लगभग 18 लाख रुपए का खर्च आता है। और ऐसे में हम आपको कुछ रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं जिसके तहत एज वाइज हमने आपको प्रीमियम बताया है कि इतना से इतना प्रीमियम लगेगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो अपोलो ऑप्टिमा वाइटल रिकमेंडेशन आ रही है उदय धूत की तरफ से, और अगर आप 20 लाख का कवर लेते हैं तो एज ग्रुप के हिसाब से देखिए, अगर 21 से 25 साल के आप हैं तो यहाँ पर लगभग 4,500 रुपए का आएगा प्रीमियम सालाना। 26 से 30 साल के हैं तो 6,500 रुपए, 31 से 35 साल के हैं तो 7,500 रुपए तक का आपको देना पड़ेगा प्रीमियम ईयरली। रिलायंस हेल्थ एश्योर का कवर अगर आप लेते हैं, 20 लाख का सम एश्योर है आपका, तो 21 से 25 साल के अगर आप हैं तो 4,970 रुपए का प्रीमियम है। 26 से 30 साल के हैं तो 5,702, 31 से 35 साल के हैं तो 7,890 का प्रीमियम है ईयरली। बजाज अलियांज क्रिटिकल इलनेस का कवर अगर आप लेते हैं, ये भी अगर 20 लाख का कवर आप लेते हैं 4,600 रुपए आप देंगे अगर 21 से 25 साल की उम्र में ये लेते हैं। 26 से 30 साल के हैं तो 5,035 रुपए का आपको पड़ेगा प्रीमियम, और 31 से 35 साल की उम्र में अगर आपकी पॉलिसी लेते हैं तो लगभग 5,053 का पड़ेगा आपको ये प्रीमियम ईयरली। तो ये है वो तमाम पॉलिसी जिनको आप लेकर अपने आप को गंभीर बीमारियों के खिलाफ कवर कर सकते हैं, लेकिन साथ ही आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। योर मनी में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। ब्रेक के बाद लेंगे इंश्योरेंस से ही जुड़े हुए दर्शकों के सवाल। बने रहिए। स्वागत है आपका योर मनी में। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पे। सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदय धूत। आगे बढ़ते हैं और पहली दर्शक का सवाल लेते हैं। पद्मावती ने अपना सवाल हमें भेजा है, और उदय ये बोल रही है कि इन्होंने पीएनबी मेटलाइफ का ऑनलाइन टर्म प्लान लिया है और पॉलिसी फॉर्म जब ये भर रही थी तो इनसे गलती हो गई। इन्होंने अपना नाम भरते समय उसे कैपिटल की जगह स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो पूछ रही है कि क्या आगे चलकर नॉमिनी को क्लेम लेने में इसी की वजह से क्या कोई दिक्कत आ सकती है। हम कई बार कहते हैं उदय, सलाह देते हैं दर्शकों को कि आप जब टर्म प्लान के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपनी हेल्थ हिस्ट्री के साथ साथ सभी डिटेल्स काफी ध्यान से भरें। लेकिन यहाँ पर जो गलती हुई है पद्मावती से, क्या ये बहुत बड़ी गलती है? और हमें ये पता भी नहीं है कि इन्होंने वापस से इसे रेक्टिफाई करने की कितनी कोशिशें की है, लेकिन अब इनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, ऐसी छोटी मोटी गलतियां जो है कि कई बार क्या होता है, स्पेलिंग में एरर्स आ जाती हैं, या फिर आप मतलब कोई फर्स्ट नेम लास्ट नेम में कंफ्यूजन हो जाता है और वो लोग बाग गलत एंट्री कर देते हैं। तो ये एक छोटी गलती है, मतलब होती है। उसके लिए आप बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप कंपनी को वापस एक ईमेल या लेटर लिखें, कहें कि मेरा ये पॉलिसी में डॉक्यूमेंट नाम सही नहीं आया है, जो भी नहीं हुआ है, स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, और जो भी एक वैलिड प्रूफ है वो एनक्लोज कर दें। और नॉर्मली कंपनी उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद में जो भी है एक सही एंडोर्समेंट कर देंगी। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इनको घबराने की जरूरत नहीं है। बट बेहतर यही रहेगा कि कंपनी को एक रिक्वेस्ट लेटर लिखे और एंडोर्समेंट करवा ले अपनी पॉलिसी में, ताकि उनके वहां पे जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स इनके प्रूफ के साथ में मैच हो जाएं। तब मेरे ख्याल से आगे जाके इनको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी।
लेकिन यहाँ पर पद्मावती ने तो हमें अपना सवाल भेजा और हमने उनको सलाह भी दी कि वो कंपनी को अप्रोच करके ये चीज सही करवा सकती हैं। लेकिन जिन लोगों से ऐसी गलती हो गई है, क्या वाकई आपको लगता है कि इन गलतियों की वजह से, इन छोटी गलतियों की वजह से आगे चलकर इन्हें भारी नुकसान या क्लेम सेटलमेंट में दिक्कतें आती हैं? देखिए, नुकसान मैं नहीं कहूंगा, बट बहुत बार क्या होता है कि क्लेम सेटलमेंट में दिक्कतें आ सकती है। अब जैसे समझ लीजिए कि किसी ने आपका नाम, मैंने अपना नाम सही से नहीं लिखा और मेरा प्रूफ कोई और है और वहां पे उस समय मैंने नाम लिखते समय ध्यान नहीं दिया, या फिर मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम में, तो जब कंपनी को अगर क्लेम सेटलमेंट करना होता है तब वो एग्जैक्ट प्रूफ से मैच करती है और उस समय अगर आइडेंटिफिकेशन में इशू होता है तो हो सकता है उस काम को डिले हो सकता है। बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली बात नहीं है। देखिए, नुकसान जब होता है जब आप वाइटल इंफॉर्मेशन में गलतियां कर देते हैं कि भाई आपने अपनी मेडिकल हिस्ट्री सही तरीके से नहीं बताई, ये सब नहीं बताई। बट ये सब जो चीजें हैं जहां पे आपका एड्रेस सही नहीं लिखा है तो वो सब में इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है आपको एक चेक भेजा गया हो और वो चेक कहीं गलत जगह चला गया हो, या फिर आपने बैंक डिटेल्स बराबर नहीं बताई है, तो ये सब से क्या है, आपको ऑपरेशनली समय ज्यादा लग सकता है और वो समय का नुकसान हो सकता है। बट एज सच आपको पेमेंट का नुकसान नहीं होगा। बट बेहतर यही रहेगा कि अगर आप कभी भी कोई तरह की ऐसी गलती नोटिस करें तो कंपनी को इन्फॉर्म कर दें और उसको रेक्टिफाई कर दें तभी के तभी। तो पद्मावती जी, आपको सीधी सलाह बस यही है कि अपने पहचान का कोई सबूत दें कंपनी को और साथ ही नाम सही करवाने की अर्जी दें, और ये आपको काम तुरंत प्रभाव से करना होगा ताकि आगे चलकर क्लेम सेटलमेंट में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन पद्मावती के साथ साथ अगर आपका भी इंश्योरेंस से ही जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं mf@moneycontrol.com पर। अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर हमें दीजिएगा, @kavita.th पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, अपना नाम जरूर भेजिएगा व्हाट्सएप मैसेज के साथ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। योर मनी में आगे बढ़ते हैं। हमारा फोकस आज इंश्योरेंस पर है और अगले दर्शक रोहित का सवाल लेते हैं। इनकी इनकी मंथली इनकम 15,000 रुपए के आसपास है और इनको अपने परिवार के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। इनके माता पिता की उम्र 60 के ऊपर है और इनके बड़े भाई की उम्र 33 साल की है। माता पिता चूंकि सीनियर सिटीजन है, उनकी हेल्थ हिस्ट्री क्या है उसकी जानकारी हमारे पास तो नहीं है, लेकिन उदय फिलहाल जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो बताया है उसके मुताबिक आप इनको फैमिली फ्लोटर सजेस्ट करेंगे और साथ ही सीनियर सिटीजन है इनके पेरेंट्स, तो क्या उनके लिए इनको अलग से इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी लेनी चाहिए? देखिए, अभी ये मेरे ख्याल से सारे के सारे ये एडल्ट्स हैं, तो आप मतलब एडल्ट्स मतलब 18 साल के ऊपर या 21 साल के ऊपर हैं, तो इनको एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी नहीं मिल सकती। फैमिली फ्लोटर आप बेसिकली अपने बीवी बच्चों के लिए ले सकते हैं, बट इनके केस में ये अपने भाई के लिए और माता पिता के लिए एक फैमिली फ्लोटर बनाना चाहते हैं जो कि नहीं ले सकते हैं। और अगर देखें तो इनके जो डैड हैं वो 65 से अबव हैं, माताजी जो हैं वो 60 साल की हैं, तो इनको सबको मेरे ख्याल से अलग अलग पॉलिसी लेनी होगी, एक फैमिली फ्लोटर कवर नहीं ले सकते हैं। पिताजी जो हैं जो कि 66 के हैं तो इनको मतलब सीनियर सिटीजन प्रोडक्ट ले सकते हैं, और माताजी जो हैं वो रेगुलर प्रोडक्ट में जा सकती है क्योंकि अभी वो 60 साल की है, तो 65 साल तक की रेगुलर पॉलिसी आप ले सकते हैं। और इनके लिए और इनके भाई के लिए दोनों के लिए एक रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। सॉरी उदय, कौन सी पॉलिसी रेकमेंड करेंगे इनके पिता को सबसे पहले आप? तो इनके पिताजी के लिए हम या एक तो ऑप्टिमा सीनियर, अपोलो म्यूनिक ऑप्टिमा सीनियर या फिर स्टार रेड कारपेट चूज कर सकते हैं। जब भी आप सीनियर सिटीजन पॉलिसी कोई भी लेते हो हेल्थ इंश्योरेंस में, आपको कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपका कंपल्सरी को पेमेंट रहता है उसमें, जहां पे कोई भी अगर खर्चा आता है तो आपको भी थोड़ा पैसा देना पड़ेगा और हेल्थ इंश्योरेंस भी थोड़ा पैसा देगी। और नॉर्मली प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस जो होते हैं वो नहीं कवर्ड होते हैं, तो इन चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और देखिए आप कौन से कोपे लेवल से कंफर्टेबल हैं, उसके हिसाब से आपको पॉलिसी लेनी होगी। चलिए, और इनकी माता के लिए आप अपोलो म्यूनिक इजी हेल्थ रेकमेंड कर रहे हैं। रोहित के लिए आप प्लान रेकमेंड कर रहे हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ प्रोटेक्ट प्लस और अपोलो म्यूनिक ऑप्टिमा रीस्टोर। इनके भाई के लिए आपको लगता है कि सेम पॉलिसी ये अपना सकते हैं? हाँ बिल्कुल सेम। मतलब इन्होंने अपनी उम्र नहीं दी, अपने भाई के बारे में 33 साल कहा है, तो मेरे ख्याल से भाई के लिए भी सेम चीज ले सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। और मंगेश ने अपना सवाल हमें भेजा है। इनकी उम्र 26 साल की है, नौकरी पेशा है और साथ ही पूछ रहे हैं कि हेल्थ प्लान चाहिए जिसमें मेडिक्लेम और टर्म कवर दोनों का फायदा इनको मिले। फिलहाल इस तरह की तो कोई पॉलिसी नहीं है उदय, लेकिन अलग अलग वैसे भी ये दोनों बहुत ही क्रूशियल इंश्योरेंस होते हैं। और अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन के लिहाज से टर्म प्लान अलग और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अलग अलग होनी चाहिए। क्या कहना है आपका? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कविता। हेल्थ और लाइफ एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो नॉर्मली एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या जनरल इंश्योरेंस कंपनी से आती है, और लाइफ और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आती है। तो आपको एक साथ में ये प्रोडक्ट अभी तो नहीं मिलेगा जब तक कि ये पॉलिसी एक ही कंपनी से निकल जाए। और जैसे कि हम दर्शकों को कहते आए हैं कि अगर आपको अपना रिस्क कवर करना है तो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। आज हमने क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के बारे में भी बात की, वो भी मेरे ख्याल से एक जरूरी प्रोडक्ट है। जैसे कि हम देख रहे हैं कैंसर वगैरह काफी बढ़ रहा है, तो इनके लिए अगर टर्म इंश्योरेंस इन्हें लेना है, इन्होंने हमें ज्यादा डिटेल नहीं दी है, बट ये जो भी एक ऑनलाइन टर्म पॉलिसी ले सकते हैं जहां इनको प्रीमियम अच्छा मिलेगा, सस्ता मिलेगा। जैसा कि हम सभी दर्शकों को कहते हैं कि एप्लीकेशन भरते समय चीजों का ध्यान रखें, सब सही तरीके से भरे, मेडिकल टेस्ट के लिए कंपल्सरी रिक्वेस्ट करें ताकि आपकी एक वो मेडिकल जांच पड़ताल भी हो जाए। अगर कोई टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो दो चीज का ध्यान रख सकते हैं, वो कितना उन्हें लेना चाहिए उसके लिए। एक, अगर आपकी कोई भी तरह की लायबिलिटी है, आपने कोई तरह का उधार या लोन लिया हुआ है, होम लोन, कार लोन, तो अगर 20 लाख का आपका लोन है तो 20 लाख की कम से कम आपके पास में एक टर्म इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो एक आप वो देख सकते हो। दूसरा, अगर आपकी फैमिली आप पर निर्भर करती है तो एक एक्सपेंस प्रोटेक्शन के हिसाब से आप देख सकते हो कि अगर मुझे साल का 3 लाख रुपए अपनी फैमिली को देना है तो एटलीस्ट 20 एक साल तक का कवर, तो 60 से 70 लाख रुपए का आप एक एडिशनल टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हमने कहा है कि कम से कम 3 से 5 लाख रुपए का एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर आपके पास में होना चाहिए आज के डेट में, तो इन्हें वही रेकमेंड करूंगा। तो इन तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना होगा मंगेश, और ये तमाम रेकमेंडेशन भी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको सवाल पे और क्लैरिटी चाहिए तो अगली बार अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आप जरूर भेजिएगा। इसी के साथ उदय, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज शो पर आने के लिए। योर मनी पे अगर आप भी अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ @kavita.th पे अपना सवाल भेज सकते हैं। साथ ही ईमेल कर सकते हैं m@moneycontrol.com पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।